जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे पुष्प तथा इसके विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक। ठीक है, अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है सबसे पहले पिछले क्लास को अटेंड कीजिए, है ना। इस क्लास में हम पढ़ेंगे परागन, परागन के प्रकार, क्या होता है स्वपरागन, क्या होता है परपरागन, स्वपरागन तथा परपरागन से होने वाले लाभ क्या तथा स्वपरागन और परपरागन से होने वाली हानियाँ क्या है। ठीक है, चलिए। किसी भी पुष्प का नर जनन अंग जो होता है उसमें उपस्थित पुंकेसर होता है और पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये क्या है? पुंकेसर। ठीक है, ये है पुंकेसर। अब देखिए, इसका जो सबसे ऊपरी भाग जो है, जो थैली नुमा संरचना है, इसे कहते हैं पराग कोश, इसे कहते हैं पराग कोश। ठीक है, अब देखिए, इसी को अंग्रेजी में बोले थे एंथर। उसके बाद ये जो संरचना है ना, इसको कहते हैं फिलामेंट, इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट और हिंदी में कहते हैं पुतंतु, हिंदी में कहते हैं पुतंतु। ठीक है, किसी भी पराग कोश के अंदर, है ना, धूल जैसा कण पाया जाता है जिसे पराग कण कहते हैं। अर्थात ये जो कण जैसी संरचना इसमें दिखाई पड़ रही है, ये है पराग कण। ये पराग कण जो है किसी भी फूल का नर युग्मक है। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी फूल का जो मादा जनन अंग होता है वो होता है स्त्री केसर। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इसका जो सबसे ऊपरी भाग है इसे स्टिग्मा कहा जाता है, इसे स्टिग्मा कहा जाता है। ठीक है, इसे हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताए थे ये जो संरचना आधारीय भाग है जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में ओवरी कहा जाता है। चलिए, अब देखिए, हम ये कह रहे हैं अगर कोई पुष्प परिपक्व हो रहा है तो इस क्रम में जो है उसमें उपस्थित पुंकेसर भी परिपक्व होगा, लेकिन पुंकेसर के परिपक्व होने के साथ साथ परागकोश भी होने लगता है परिपक्व। जब परागकोश जो है पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो इसका जो थैली है ये फट जाता है। ठीक है, अब जैसे थैली फटा तो परागकोश के अंदर मौजूद परागकण जो है ये उड़ने लगता है। अगर किसी कारण से ये परागकण परागकोश से निकलकर फूल के स्टिग्मा पे पहुंच गया, फूल के स्टिग्मा पे पहुंच गया, है ना, तो इसी क्रिया को कहते हैं बाबू परागन। इसे कहा जाता है परागन। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनेशन, अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, अब सुनिए क्या हुआ। जब किसी फूल का परागकण परागकोश से निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा पर या उस जाति के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो इसी क्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है, इसी डिफिनेशन को हम यहाँ पे लिखें, समझिए। जब किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसी क्रिया को परागन कहते हैं। ठीक है, अब समझिए परागन के प्रकार। परागन जो है इसका दो प्रकार है, एक को कहते हैं स्वपरागन, एक कहते हैं स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। दूसरा क्या होता है? परपरागन। अब सबसे पहले हम समझते हैं स्वपरागन। ठीक है, देखिए, अब समझते हैं स्वपरागन क्या है। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं यह एक जमीन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है एक पौधा लगा हुआ है, ये क्या है? पौधा है, इसका नाम मान लिए ए है। ठीक है, उसके बाद इसी के बगल में एक अन्य पौधा है बी, एक अन्य पौधा क्या है? बी। अब देखिए, मान लेते हैं इस पौधे पर एक फूल खिला हुआ, ये मान के चलिए क्या है? फूल है। ठीक है, और इसी पौधे पर एक अन्य फूल खिला हुआ है यहाँ पर। इसके अलावे भी इसमें और सारा फूल है, लेकिन हम मान लेते हैं इसमें अभी दो ही फूल है। ठीक है, अब इस फूल में जो है इस प्रकार से पुंकेसर है। ठीक है, और इसी फूल में क्या है? स्त्री केसर भी है। इसी फूल में क्या है? स्त्री केसर।
उसी प्रकार से इसी फूल के अंदर जो है पुंकेसर भी है और इसी फूल में है स्त्री केसर भी। ठीक है, अब हमको ये बताइए, ये जो फूल है इसमें क्या है कि पुंकेसर जो एक नर जनन अंग है और स्त्री केसर जो एक मादा जनन अंग है, दोनों क्या है एक ही फूल में स्थित है। तो ऐसे फूल को कहते हैं द्विलिंगी फूल, अंग्रेजी में कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब हमको बताइए जैसे ये परागकोश है, तो परागकोश में क्या है, छोटा छोटा कण मौजूद है जिसे क्या कहते हैं, पराग कण। उसी प्रकार से ये भी है, इसमें भी छोटा छोटा कण मौजूद है जिसे क्या कहते हैं, पराग कण। अब हमको बताइए अगर ये परिपक्व होगा पौधा, इसका मतलब ये फूल भी क्या होगा, परिपक्व होगा। तो परिपक्व होने के बाद जो है ये परागकोश का जो थैली है ये फट जाएगा। ठीक है, अगर ये फट गया तो इसमें मौजूद परागकण जो है निकलने लगेगा। अगर ये परागकण इस फूल से निकलकर इसी फूल के स्टिग्मा पे पहुंच गया, परागकण जो है ना, इस फूल से निकलकर, परागकोश से निकलकर इसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंच गया, या फिर ऐसा हो कि परागकण जो इस परागकोश से निकलकर इसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो इसे कहा जाता है बाबू स्वपरागन। क्या कहा जाता है इसे, स्वपरागन, स्वपरागन। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब समझिए क्या बोलना, परिभाषा हम कैसे बोलेंगे। जब किसी फूल का परागकण परागकोश से निकलकर उसी फूल के स्टिग्मा पर या फिर उस पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो इसे ही कहा जाता है स्वपरागन। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ डिफिनेशन में लिखे हैं, समझिए। जब किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या उस पौधे के किसी अन्य पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो इसे स्वपरागन कहा जाता है। ठीक है, अब हमको ये बताइए स्वपरागन जो है एक लिंगी पौधों में हुआ कि द्विलिंगी पौधों में हुआ। तो आप एकदम ध्यान से देख रहे हैं, ये सर स्वपरागन जो है द्विलिंगी पौधों में हुआ। तो यही बात हम लिखे हैं, स्वपरागन केवल उभयलिंगी जिसे द्विलिंगी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ उभयलिंगी या द्विलिंगी जिसे अंग्रेजी में बायसेक्सुअल पौधा में ही हो सकता है। ठीक है, अब इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमको ये बताइए अगर इस परागकण को इस परागकोश से निकलकर इसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंचना है, तो या फिर इसी पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचना है, तो एकदम ये 100% होगा ही होगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे मेरे भाई कि यह जो है निश्चित प्रकार का परागन है। ठीक है, अब हमको एक बात बताइए, जैसे ये पौधा, ठीक है, और इसी पौधा का ये फूल भी है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसी प्रकार से इसी पौधा का ये भी फूल है। तो जो इसका आनुवंशिक क्या कर रहा है, जो इसका आनुवंशिक लक्षण होगा वही लक्षण इस फूल का भी होगा और इस फूल का भी होगा। ठीक है, लेकिन जब ये परागकण यहां से निकलकर इसी फूल के स्टिग्मा पे आ गया तो बताइए क्या किसी अन्य आनुवंशिक लक्षणों के साथ इसका मेल हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ इस दोनों में जो हुआ यहाँ पे किसी अन्य आनुवंशिक लक्षणों का मेल नहीं हुआ, जिसके कारण जो है उत्पन्न संतान जो होता है वो बिल्कुल ही दुर्बल होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि इस प्रकार के परागन में यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार के परागन से उत्पन्न संतान दुर्बल होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम करें यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इस परागकोश से निकलकर है ना इसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो इस क्रम में क्या होता है, कम मात्रा में भी अगर परागकण रहेगा तो भी परागण की क्रिया आसानी से संभव हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ इस प्रकार के परागण में परागकणों की बर्बादी कम होती है। अगर परागकणों की बर्बादी कम होगा तो इस परागकोश को परागकण बनाने के लिए ऊर्जा की मात्रा भी कम लगेगी। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पर परागन। ठीक है, देखिए पर परागन क्या है, इसको यहां से मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए
जैसे एक अन्य पौधा भी लिए थे बी, ठीक है, और इसका ये क्या हुआ, फूल हुआ, है ना। इसी में से क्या होगा, पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर भी होगा, ठीक है। अब मान के चलिए उसी प्रकार से ये स्त्री केसर हुआ, सॉरी, ये इस तरह से स्त्री केसर हुआ। अगर किसी फूल का परागकण, अगर किसी फूल का परागकण पराग कोश से निकलकर किसी दूसरे पौधे पर स्थित फूल के स्टिग्मा तक, फिर से सुनिए, यदि किसी फूल का परागकण परागकोश से निकलकर किसी दूसरे पौधे पर स्थित फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो इसे पर परागन कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, पर परागन। अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यही लिखा है डिफिनेशन में, समझिए। जब किसी पुष्प के परागकण यानी कि पोलन ग्रेन पराग कोश से निकलकर किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं तो इसे पर परागन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए हमको, अगर हम यहाँ पे तो डायरेक्ट एक पौधा से दूसरे पौधा पर परागण क्या हो रहा है, जा रहा, तो ये आसानी से तो जाना संभव है नहीं। आखिर इसको कोई लेके जाएगा। तो जिस साधन के द्वारा परागकण जो है ये परागकोश से निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसे परागन एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, परागन एजेंट। एक तरह से मान लीजिए पर परागन करने वाला यह अगवा है। अगवा उसे कहा जाता है गांव घर में जो दो परिवार में रिश्ता लगाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ क्या किया गया, परागकण को यहाँ से उठा के, ठीक है, इस फूल से दूसरे पौधे पर स्थित फूल के स्टिग्मा पर पहुंचा दिया गया। तो जो ये काम किया उसको कहते हैं सर परागन एजेंट। क्या कहते हैं उसको, परागन एजेंट। अब परागन एजेंट के रूप में कौन हो सकता है सर, तितली हो सकती है, मधुमक्खी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या कहलाएगा, परागन एजेंट। इसीलिए हम लिखे हैं पर परागन बाहरी साधनों द्वारा होता है जो परागकणों को स्टिग्मा तक लेकर जाता है। जो परागकणों को कहाँ लेकर जाता है, स्टिग्मा तक। जैसे कौन हो सकता है सर, कीट हुआ, पक्षी हुआ, जानवर हुआ, पानी हुआ, हवा हुआ, ठीक है। अब देखिए इसी परागन एजेंट के आधार पर, ठीक है, पर परागन को कई प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। देखिए इसमें से आपको पूछेगा कीट के द्वारा होने वाले परागन को कीट परागन, ठीक है, वायु के द्वारा होने वाले परागन को वायु परागन, उसी प्रकार से जल के द्वारा होने वाले परागन को जल परागन, जानवर के द्वारा होने वाले परागन को जंतु परागन, अब पक्षी के द्वारा होने वाले परागन को पक्षी परागन कहते हैं। देखिए कितना आसान है। हम कह रहे हैं यही जो है एक या दो ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जैसे आपको पूछेगा कीट द्वारा होने वाले परागन को, आप बोलेगा कीट परागन, इसी में तो लिखा होगा कीट द्वारा होने वाले परागन को कीट परागन। उसी प्रकार से जल द्वारा होने वाले परागन को सर जी तो जल परागन कहते हैं। उसी प्रकार से मेरे भाई जानवर के द्वारा होने वाले परागन को जंतु परागन कहते हैं। पक्षी के द्वारा होने वाले परागन को पक्षी परागन कहते हैं, ठीक है। तो आप मतलब ये समझ लीजिए इनमें से एक ऑब्जेक्टिव आपको आएगा जो बिल्कुल ही क्या आसान है, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा है ये नहीं पूछेगा, ठीक है, ये नहीं पूछेगा। आपको ये कभी पूछ ही नहीं सकता है कीट के द्वारा होने वाले परागन को कीट परागन कहते हैं। आपको ये पूछेगा कीट के द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं, तो आपको ये याद रखना इंटोमोफिली, ठीक है। इतना बेवकूफ मत समझिए उनको, ठीक है ना। उसी तरह से वायु के द्वारा होने वाले परागन को एनिमोफिली, जल के द्वारा होने वाले परागन को हाइड्रोफिली, जानवर के द्वारा होने वाले परागन को जूफिली और पक्षी के द्वारा होने वाले परागन को ऑर्निथोफिली कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो आपको समझ में आ गया
कीट द्वारा होने वाले परागन को इंटोमोफिली याद रखना, ना कि कीट परागन। अगर आप ऐसा रखते हैं तो अभी भी आप अंधविश्वास में जी रहे हैं, ऐसा आपको करना नहीं है, ठीक है। वायु के द्वारा बताएं एनिमोफिली। हम आपको याद तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखने में कंधा जरूर लगा सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है, जैसे हम कर रहे हैं, ये बताइए पक्षी जो है ये क्या है, पक्षी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से ये बताइए, जैसे कीट फलना ढकना, पक्षी, खास करके हम पक्षी के बारे में क्या समझते हैं, पक्षी उड़ता है तो उड़ता है, उड़ा दीजिए ना उसको, उड़ा दीजिए तो ऑर्निथोफिली हो गया, क्या दिक्कत है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ है हवा, यहाँ क्या है हवा, जिसे वायु कहा जाता है। आप इतना तो ना समझ नहीं होंगे, हवा को अंग्रेजी में सर एयर भी कहते हैं, हवा को अंग्रेजी में एयर भी कहते हैं। तो आप ए से याद रख लीजिए, ए से एनिमोफिली, हो दिक्कत, ए से क्या याद रख लीजिएगा, एनिमोफिली। देखिए वास्तविकता से इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है, ये घटना काल्पनिक है, आप अपने जिम्मेदारी पर इसको समझें, ठीक है। हम केवल आपको वहां तक पहुंचाने, ऑप्शन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो पक्षी के बारे में बताया कि सर पक्षी उड़ता है, तो उड़ रहा है तो ऑर्निथोफिली, ठीक है। उसी प्रकार से जानवर, तो जानवर माने क्या हुआ, जानवर, जानवर माने जानवर, जिसे जू भी कहा जाता है, जू है ना, तो जू से याद रखिएगा जूफिली, एनिमल क्या हो गया, जूफिली। अब पानी का बात करते हैं, तो पानी का जो सूत्र होता है क्या होता है, H2O। H है ना, इसका पहला जो है, पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन, पहला H2 क्या है, ये अणु हुआ H2 हुआ अणु, ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो H से याद रख लीजिएगा सर जी पानी है, तो पानी का हो गया हाइड्रोफिली। हम पहले भी बता चुके हैं, आप इसको अपने जिम्मेदारी पे समझें, अदरवाइज इसको याद कर लो, कोई दिक्कत हो रहा है। उसके बाद कीट के द्वारा होने वाले परागन को कीट परागन। अगर ये तीनों 1, 2, 3 और 4, ये चारों का डिफिनेशन अगर आ गया समझ में, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो बचा इंटोमोफिली, जैसे बचा क्या सर, कीट बचा ना, तो कीट हो गया इंटोमोफिली, ठीक है। आप इसको अच्छा से याद कीजिए, है ना, इनसे जो है 1 नंबर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखिए सर, क्या पर परागन का कोई लाभ है, पर परागन का लाभ है। आप इसको समझने से ये समझिए, पर परागन में क्या हो रहा है, किसी भी फूल का परागकण पराग कोश से निकलकर दूसरे पौधे पर स्थित फूल के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, जैसे ये परागकण यहां पहुंचेगा तो इस पौधे का क्या कर रहे हैं, इस पौधे का जो वंशानुक्रमण लक्षण होगा, वंशानुक्रमण या वंशानुक्रम लक्षण जो होगा, ठीक ना, वंशानुक्रम लक्षण जो होगा वो इस पौधे के लक्षण से क्या कर जाएगा, मेल कर जाएगा। इसका मतलब हुआ, इससे उत्पन्न संतान में ए पौधे का लक्षण और बी पौधे का लक्षण दोनों विद्यमान होगा, ठीक है। अगर दोनों होगा, इसका मतलब ये जो संतान उत्पन्न होगा, इसमें क्या होगा, इसमें सर होगा अच्छा गुणवत्ता, इसमें क्या होगा, अच्छा गुणवत्ता। इसलिए लिखे इनसे दो भिन्न, भिन्न का मतलब हुआ अलग अलग वंशानुक्रम लक्षणों, है ना, का मेल होता है। वंशानुक्रम लक्षण को आप ऐसे समझ लीजिए देहाती भाषा में खंडौनिक लक्षण, खंडौनिक गुण, ठीक है ना, जिनसे उत्पन्न संतान जो है अधिक स्वस्थ होते हैं। क्या होते हैं, अधिक स्वस्थ होते हैं, ठीक है। अब देखिए पौधे का जो नया नया वैरायटी तैयार किया जाता है ना, ये देन है किसका, पर परागन का। किसका देन है, पर परागन। पौधे का जो नया वैरायटी है, पौधे का जो नया किस्म है, उसको तैयार किया जाता है पर परागन के द्वारा। इसीलिए लिखे हैं इनसे पौधे की नई किस्में, इनसे पौधे की नई किस्में पैदा की जाती है, ठीक है। उसके बाद लिखे हैं इनसे उत्पन्न किस्म के बीज जो है उन्नत होते हैं। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या होगा, उन्नत होते हैं, ठीक है, उन्नत होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज था पर परागन का लाभ, ठीक है। अब जो है इसके अलावा पर परागन का हानि भी तो होगा। देखिए पर परागन का हानि क्या है कि पर परागन में अनिश्चितता बनी रहती है। हम कह रहे हैं अगर आपके घर में अगवा नहीं आएगा तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं आपका शादी हो जाएगा?
बिल्कुल नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर परागकण जो है पराग कोश से निकल कर यहाँ से निकाल कर अगर यहाँ तक नहीं पहुँचाएगा को, है ना, तो उस क्रम में परागन की क्रिया नहीं होगी। इसका मतलब हुआ सर जी पर परागन में अनिश्चितता बनी रहती है। ठीक है ना। अब एक बात बताइए हमको, अगवा अगर आपके घर में पहुंचेगा, इसके लिए आपके घर में कुछ ना कुछ खासियत होना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से मेरे भाई अगर परागन एजेंट किसी फूल पर पहुंचता है तो इसके लिए उस फूल में कुछ ना कुछ विशेष खासियत होना ही चाहिए। ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि कैसे उसका रंग मायने रखता है ना, उसका रंग मायने रखता है। इसके अलावा जो है किसी भी पौधे में सबसे पहला क्या बता दिए, रंग मायने रखता है। उसके बाद दूसरा मायने रखता है सुगंध। दूसरा क्या मायने रखता है, सुगंध, है ना। और तीसरा मायने रखता है मकरंद। तीसरा क्या मायने रखता है, मकरंद। रंग हो गया कलर, सुगंध हो गया सेंट, और मकरंद हो गया नेक्टर। देखिए सुगंध का रंग क्या होता है, जैसे आप लोग मधुमक्खी का नाम सुने, क्या आप जानते हैं मधुमक्खी जो है वैसे फूलों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है जिस फूलों का रंग जो है पीला हो, नीला हो या फिर मिश्रित रंग वाला हो। इसीलिए देखिएगा मधुमक्खी जो पालन होता है उसके डिब्बा को यानी उसके बक्सा को अक्सर जो है ना, उसमें क्या कहते हैं सरसों के खेतों में लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि सरसों का फूल होता है पीला और मधुमक्खियां जो है ज़्यादातर उस पीले फूल की तरफ आकर्षित होना पसंद करती हैं। ठीक है। अब उसके बाद आप तितली को जानते हैं, तितली जो है नारंगी और लाल फूलों के तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। ठीक है। उसी प्रकार से जो है कुछ ऐसे भी कीट होते हैं, है ना, जो ऐसे फूलों के तरफ आकर्षित होते हैं जिसमें ना कोई विशेष रंग होता है। ठीक है। अब बात करते हैं सुगंध। कुछ कीट जो है फूलों के तरफ सुगंध को लेकर आकर्षित होते हैं। ऐसे फूल अक्सर जो है रात में खिलते हैं, जैसे रात की रानी। ठीक है। उसके बाद करते हैं बात मकरंद का। इसे अंग्रेजी में नेक्टर कहा जाता है। देखिए समझिए मकरंद क्या होता है। कोई भी फूल है, ठीक है, किसी भी फूल में जो पेटल होता है अर्थात जो दल होता है, जो फूलों का सबसे सुंदर भाग है, उसके आधार में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे नेक्टर ग्लैंड कहते हैं, जिसे हिंदी में मकरंद ग्रंथियां कहा जाता है। ठीक है। उस मकरंद ग्रंथि से एक मीठे रस का स्रवन होता है जिसे हम मकरंद कहते हैं। इसी मकरंद को चूसने के लिए कुछ कीट जो है उस फूलों के तरफ जाता है। ठीक है। अब उसके बाद समझिए ये हो गया, तो कीट जो है ये सब चीजें देखकर क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है। कीट परागित फूल जो है अधिकांशतः छोटे होते हैं, है ना। उसमें विशेष प्रकार का रंग होता है, विशेष प्रकार का सुगंध होता है और उसमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं किस पर, वायु पर। देखिए वायु परागित फूल जो है इसमें ना तो कोई भड़काऊ रंग होता है, ना तो विशेष सुगंध होता है और ना ही उसमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है। इसलिए उसमें कोई नहीं जाता, तो किसके द्वारा चला जाता है, पराग कोश से निकलकर स्टिग्मा पर जो है ये चला जाता है वायु के द्वारा, जिसे हम कहते हैं वायु परागन। जैसे क्या कर रहे हैं, जैसे गेहूं का फूल, मक्का का फूल, है ना, चावल का फूल, इस समय कौन परागन होता है, इसमें होता है वायु परागन। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर जल परागन। जो जलीय पौधा है उसमें जो है परागन की क्रिया जो है ना, उसमें कारक के रूप में जल काम करता है, जिसे हम कहते हैं जल परागन। क्या कहते हैं, जल परागन। जैसे हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, हम जो है आपको किसी वीडियो में समझा देंगे वेलिस्नेरिया के बारे में। ठीक है। वेलिस्नेरिया जो एक पौधा है उसके बारे में समझा देंगे, लेकिन इनसे पहले मेरा एक सवाल है, आप जरा सा ध्यान से बताइए, कमल में जो है किसके द्वारा परागन होगा, बहुत खुश हो गए, खुश नहीं होना। कमल में जो है पानी के द्वारा परागन नहीं होता है, कमल में जो है कीट के द्वारा परागन होता है। ठीक है। अगर आपको बोर्ड में पूछे कमल में किसके द्वारा परागन होता है तो आपको बोलना सर कमल में कीट परागन होता है। कौन सा परागन होता है, कीट परागन, अर्थात किधर चलेगा कीट, हाँ, इंटोमोफिली होता है। ठीक है। ये खत्म है। अब आते हैं पक्षियां जो है
क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसमें पक्षी परागन होते हैं, अर्थात उस पौधे में परागन की क्रिया में पक्षी जो है परागन एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे आप सेमल का नाम सुने, सेमल का जो पौधा आता है वृक्ष है ना, उसी प्रकार से कदम का जो वृक्ष होता है उसमें पक्षी परागन होता है। ठीक है, पक्षी परागित फूल जो है, क्या कह रहे हैं, पक्षी परागित फूल जो है ये आकार में बड़ा होता है और रंगीन होता है, लेकिन इसमें कोई सुगंध नहीं होता है। जैसे सेमल का फूल आप देखे होंगे, बड़ा बड़ा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, लाल कलर का होता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का सुगंध नहीं होता है। उसी प्रकार से आप कदम का भी फूल देखे होंगे, कदम के फूल में भी आप देखिएगा है ना, उसका भी फूल बड़ा बड़ा होता है, लेकिन उसमें कोई विशेष प्रकार का सुगंध नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से हम पूरी तरह से समझ चुके हैं परागन, स्वपरागन, पर परागन के लाभ, स्वपरागन के लाभ। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।